इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं। इजराइल के अल जलील पर बरसाए गए हैं रॉकेट। इजरायली सेटलर्स कॉलोनी में कई मकान भी इसकी वजह से नष्ट हो गए हैं। इजराइल में जो अब तक नहीं हुआ था वो ईरान समर्थित मिलिशिया हूती ने कर दिखाया। इजराइल की राजधानी तल अवीव यानी इजराइल का सबसे सुरक्षित शहर, हूती ने उसी शहर पर ड्रोन हमला करके इजरायली हाईटेक सिस्टम को चकमा दे दिया। इस ड्रोन का टारगेट तल अवीव की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक अमेरिका का काउंसलेट था। इसे इजराइल में हूती का 9/11 जैसा हमला माना जा रहा है। ये 2 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में हुए इजराइल के मिसाइल हमले जैसा है। देखिए हूती ने कैसे इस हमले को अंजाम दिया, कैसे अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम को फेल किया और हूती का ये ड्रोन आखिर कितनी विनाशक वॉर मशीन है। ईरानी प्रॉक्सी हूती ने सीधे इजराइल के घर पर चोट की। उसके हाईटेक डिफेंस सिस्टम और विश्व प्रसिद्ध सुरक्षा प्रणाली को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें 18 जुलाई रात की। 18 जुलाई की रात को 3:09 पर अंधेरे समुद्री तट से गरजता हुआ एक ड्रोन तेल अवीव में दाखिल हुआ। इसके बाद ये ड्रोन शोर मचाता हुआ तेल अवीव की हाई राइज इमारतों से बचता हुआ निकला और चमक के साथ जोरदार धमाका हुआ। हूती के इस ड्रोन हमले की दूसरी तस्वीरें देखिए, जो धमाके वाली जगह के करीब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। रात 3:10:31 पर यह ड्रोन इजराइल की शलोम अलेशेम स्ट्रीट में गिरा और धमाके से इलाका दहल उठा। ड्रोन धमाके की तस्वीर इलाके में लगे दूसरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। ड्रोन के जोरदार धमाके के बाद तेल अवीव की शलोम अलेशेम स्ट्रीट में आग लग गई। धमाके वाली जगह के पास ड्रोन के 3 मीटर से लंबा एक विंग भी पड़ा नजर आया। इलाके की कई इमारतों की खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। धमाका होते ही तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती मिनटों में लोग धमाके का कारण समझ नहीं पाए। तेल अवीव की जिस स्ट्रीट में ड्रोन गिरा वो ये है। जिस इमारत पर ड्रोन गिरा वो सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी नजर आती थी। ड्रोन जिस इमारत पर गिरा वो अमेरिकन एम्बेसी से महज 250 मीटर दूर है। सिटी सेंटर की ये स्ट्रीट यूएस एम्बेसी से 2 स्ट्रीट दूरी पर है और आशंका है कि ड्रोन का टारगेट अमेरिकन एम्बेसी की काउंसलेट बिल्डिंग थी। हूती के इस ड्रोन हमले में इजराइल के एक नागरिक की मौत हुई है, जबकि तेल अवीव की शलोम अलेशियम स्ट्रीट में रहने वाले 10 लोग घायल हुए हैं। यह इजराइल की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि अब से पहले हमास तेल अवीव यरूशलेम पर गाजा से हमले करता रहा है, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम इन हमलों को इंटरसेप्ट करते रहे। इस हमले की खासियत यह है कि इजराइल की हाईटेक सुरक्षा प्रणाली भी फेल साबित हुई। इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? इजराइल में एयर रेड अलर्ट सायरन क्यों नहीं बजे? इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो इन सवालों का जवाब है हूती की रणनीति। हूती ने इजराइल पर हमले करने के लिए एक नए ड्रोन का इस्तेमाल किया।
इसकी खासियत है कि यह रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकता है। ये तेल अवीव शहर का 3D मॉडल है। इस मॉडल के जरिए समझिए कि हूती के ड्रोन ने शहर पर हमला कैसे किया। हूती का ड्रोन शहर की कम ऊंचाई वाली इमारतों के करीब उड़ा। मतलब ड्रोन या मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगाए गए रडार सिस्टम की तरंगों की रेंज से नीचे उड़ान भरी। हाई राइज इमारतों से बचते हुए ये ड्रोन अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तेल अवीव पर गिरे हूती के नए ड्रोन का नाम याफा है। तेल अवीव का पुराना नाम याफा था, उसी पर ड्रोन का नाम रखा गया है। ये हूती के जखीरे का नया ड्रोन है जिसे याफा या जाफा कहा जाता है। ये इजरायली डिफेंस सिस्टम रडार सिस्टम को चकमा देते हुए तेल अवीव में दाखिल हुआ। ड्रोन ने इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरी कि रडार सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी। खास बात यह है कि उड़ान के दौरान FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरा से लैस ड्रोन ने बार बार रास्ता बदला। इसी FPV क्षमता की बदौलत ये ड्रोन ऊंची इमारतों से बचकर निकल गया और तेल अवीव में US काउंसलेट की इमारत के करीब जोरदार धमाका कर दिया। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन 13 जुलाई से लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और यह अब तक के सबसे सुरक्षित इलाके में किया गया सफल हमला है। इस 19 अप्रैल को ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र पर इजराइल के मिसाइल हमले और 2 अप्रैल को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले का प्रतिशोध माना जा रहा है। ये तस्वीरें 2 अप्रैल 2024 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले की। इसी दिन इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला किया। इस हमले में ईरान के 2 बड़े सैन्य कमांडरों जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और मोहम्मद हादी हज रहीमी की मौत हो गई थी। इसके साथ ही यह हमला 18 जुलाई के इजरायली हमले का प्रतिशोध भी है। इजराइल ने 18 जुलाई को लेबनान के मजदल सलाम और अल जुमैमा पर हमले करके हिजबुल्लाह कमांडरों को मार गिराया था। लेबनान इजराइल युद्ध कवर कर रही TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान में उस जगह पहुंची जहां इजराइल ने हमला किया। इस समय TV9 भारतवर्ष की टीम आज पहुंची है मजदल सालेम में, मजगाइयों के इलाके में। मजदल सालेम वो इलाका है जहां सुबह देर रात तक करीबन अटैक किया गया था इजराइल द्वारा इस घर के ऊपर, जहां कहा गया कि हिजबुल्लाह के कमांडर उनके जो दूसरे लोग हैं या सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया, उनके आम लोगों को मारा गया। यानी ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इस समय कन्फ्रंटेशन चल रहा है। हूती ने तेल अवीव पर किए हमले को सबसे कामयाब और सटीक करार दिया है, क्योंकि हूती ने सिर्फ इजराइल ही नहीं अमेरिकी डिफेंस को नाकाम कर दिया है। हूती ने यमन से तेल अवीव पर हमला किया। तेल अवीव की यमन से दूरी 2300 किलोमीटर से ज्यादा है। इस बीच लाल सागर में अमेरिकी नेवी के डिफेंस सिस्टम तैनात थे। हूती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने हूती की मिसाइल और 3 ड्रोन लाल सागर में गिरा दिए, लेकिन चौथा ड्रोन तेल अवीव में अमेरिकी कॉन्सुलेट के नजदीक हमला करने में सफल रहा। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा है कि इजराइल के हर कोने पर हमले किए जाएंगे। इजराइल और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि हूती ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके चेतावनी जारी कर दी कि उसके सभी हमले इजराइल और अमेरिका मिलकर भी नहीं रोक सकते। लेबनान से हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल पर हमले रोकने में इजरायली सेना नाकाम हो रही है और अब प्रॉक्सी संगठन इजराइल की राजधानी तक आ पहुंचा है। अगर प्रॉक्सी संगठनों के हमले इसी तरह जारी रहे तो इजराइल को बड़ा कदम उठाना होगा और इसी कदम के साथ द ग्रेट वॉर ऑफ अरब शुरू हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ओरेकोव में रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने हमला किया। यूक्रेनी खंदकों पर FPV ड्रोन से बम वर्षा की गई। यूक्रेन के 44 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। इसमें захожу, есть попадание। हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल के 9 सैन्य बेस को बुरकान मिसाइलों की बारिश करके दहला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के नहारिया में हिजबुल्लाह ने 80 मिसाइलें दागी तो वहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया। नहारिया और मिरोन में 60,000 लोग बंकर में छिपे हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले ही बेंजामिन ने हिजबुल्लाह के कमांडरों को चुन चुनकर मारने का फाइनल आदेश दे दिया। इसके बाद आधी रात को आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर रडवान फोर्स के कमांडर का खात्मा कर दिया। लेबनान में इसी हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह में बहुत ही विध्वंसक जंग शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बुरकान मिसाइलों की बारिश कर इजराइल के 9 शहरों को दहला दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह में जिस खतरनाक युद्ध का खतरा पिछले कई दिनों से मंडरा रहा था, वो अब सच में बदल गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे पर विध्वंसक हमले कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण और विध्वंसक जंग की शुरुआत 19 जुलाई को हुई। आईडीएफ ने लेबनान में आधी रात को बड़ा ऑपरेशन चलाया और इसी के साथ ग्रेट लेबनान वॉर शुरू हो गया। 19 जुलाई 2024 इसी तारीख को आधी रात बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर लेबनान के अंदर आईडीएफ का ऑपरेशन शुरू हुआ। इजरायली सेना ने लेबनान में 2 जगहों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल ने लेबनान में अल जुमैजमा और मजदल सलेम में रात के अंधेरे में जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। मजदल सलेम में इजरायली बमबारी से 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। 4 लोग मारे गए, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने जिस इमारत को तबाह किया उसे हिजबुल्लाह के कमांडर और लड़ाके एक सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। हमले के वक्त इमारत में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े फाइटिंग विंग रडवान फोर्स का कमांडर हबीब मातुक भी मौजूद था। बमबारी में वो भी मारा गया। इसी तरह 18 जुलाई को आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर अहमद जाबरा को मौत के घाट उतार दिया था। यानी 2 दिन में हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडरों का खात्मा हो चुका है। 48 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर खत्म हुए तो ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रात भर बुरकान मिसाइलें फायर की। बारूदी बारिश में इजराइल के 9 शहर और 9 मिलिट्री साइट दहल गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 9 शहरों में बुरकान मिसाइलों से भीषण हमला किया। न सिर्फ 9 शहर बल्कि इजरायली सेना के 9 बेस को भी बारूदी विस्फोट कर दहला दिया। कुछ ही घंटों के भीतर इजराइल के अंदर ये हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलान हाइट्स बेस, विलोन बेस और हदाब यारिन साइट पर कई धमाके किए।
हमला यही नहीं रुका, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के बरकत सिरसा साइट, मॉन्क मिलिट्री साइट और मलमर्ज साइट को भी टारगेट किया। यहां इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अल आलम साइट, मेतुला मिलिट्री सेंटर और इजरायली सेना के वेस्टर्न ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर भी विस्फोट किया और इस तरह से इजराइल के 9 मिलिट्री बेस कुछ ही घंटों में दहल उठे। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हड़कंप मच गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल में किरियात से लेकर किरमेल तक जबरदस्त तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के हमलों से गोलान हाइट्स पर मौजूद आईडीएफ की मिलिट्री साइट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यहां कम से कम 1 दर्जन बुरकान मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला इजराइल के नहारिया और मेरोन में किया। अल जजीरा के मुताबिक नहारिया और मेरोन में हिजबुल्लाह ने 80 से ज्यादा बुरकान मिसाइलें फायर की। हमले से न सिर्फ बड़ी तबाही हुई बल्कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए 60,000 लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। नहारिया और मेरोन से बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। ये पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह नहारिया और मेरोन में लगातार रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ वही जंग छेड़ दी है जिसकी धमकी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने 24 घंटे पहले ही इजराइल को दे दी थी। आईडीएफ ने नसरल्लाह की धमकी को अनदेखा किया, लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को खत्म किया, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ी। अब हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर हाशिम सफी अल दीन ने कहा है कि हिजबुल्लाह बिना किसी सीमा के इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है। मतलब यह कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी जंग का ऐलान हो गया है। जंग की ये वो आग है जिसकी जद में पूरा अरब आने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन पर रूसी आर्टिलरी ने गोलाबारी की है। जापार ग्रुप ने हॉवित्जर से किए ये बड़े हमले में यूक्रेन की 2 ड्रोन पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। रूस और नेटो में तनाव का नया दौर शुरू हो गया है। अमेरिका यूरोप में हथियारों की तैनाती का ऐलान कर चुका है। खासकर जर्मनी में लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की तैनाती के ऐलान के बाद पुतिन भड़क गए हैं। पुतिन अब रेडियो एक्टिव मिसाइलों की तैनाती करने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में ऐसी मिसाइलों की सप्लाई रूस को की जाएगी। न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलों को भी परमाणु हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन रूस की दलील है कि नेटो यूक्रेन में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए अब ऐसे नियमों को सख्ती से पालन करना कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ आग नहीं, सिर्फ तबाही नहीं, सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि अब रूसी मिसाइलों के धमाके के साथ ही हवा में घुल जाएगा ऐसा जहर जो कई किलोमीटर के इलाके में कई दिनों तक इंसानों की जान लेता रहेगा। रूस ने अब रेडियो एक्टिव मटेरियल वाली मिसाइलों की तैनाती का फैसला किया है। ये मिसाइल
परमाणु वॉरहेड से होने वाले धमाके की तरह महा तबाही तो नहीं लाती, लेकिन हर मिसाइल धमाके के साथ एक हवा रेडिएशन फैल जाता है। अब्राम्स और चैलेंजर टैंक के डिप्लेटेड यूरेनियम वाली शेल से रेडिएशन फैलता है, उसी तरह हर मिसाइल धमाके के साथ हवा में रेडिएशन का जहर घुलेगा। रूस के इस नए हथियार का नाम है रेडियो एक्टिव टिप मिसाइल। ऐसी मिसाइलों के वॉरहेड में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम के खास संस्करण का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम होने की वजह से धमाके के साथ हवा में रेडिएशन फैलता है। चीन और नॉर्थ कोरिया में रेडियो एक्टिव टिप मिसाइल का प्रोडक्शन कई वर्षों से हो रहा है और आज की तारीख में ये दोनों देश रूस के अच्छे दोस्त हैं और हथियारों के सप्लायर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में रेडियो एक्टिव टिप मिसाइल का प्रोडक्शन चल रहा है। नॉर्थ कोरिया से ही मिसाइलों की सप्लाई रूस को की जाएगी। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से यूरेनियम वाली इस मिसाइल की मांग की है। रूस के पास परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलों की कमी नहीं है। रूस ने ऐसी कई मिसाइलों को बेलारूस में तैनात किया हुआ है, लेकिन परमाणु हथियारों से अलग न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल में सिर्फ यूरेनियम का कुछ अंश होता है और रेडिएशन भी परमाणु हथियारों जितना नहीं होता। पुतिन ने दलील दी है कि परमाणु हथियारों के नियम को पहले नाटो ने तोड़ा है। यूक्रेन में नाटो ने अब्राम्स टैंक की सप्लाई दी थी। डिप्लीटेड यूरेनियम शेल से फायरिंग से नियम टूट चुका है। पुतिन की दलील है कि जब अमेरिका और नाटो के दूसरे देशों ने नियम कायदे को नहीं माना, तो अब रूस को भी यूरेनियम वाली मिसाइलों की तैनाती का हक है। पुतिन के गुस्से की वजह है जर्मनी में लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती एला, रूस से सटे यूरोपीय देशों अमेरिकी हथियारों की तैनाती, अमेरिका की पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन रखने की तैयारी। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था अब जर्मनी लॉन्ग रेंज वाली टॉम हॉक मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। पुतिन के नए फैसले और न्यूक्लियर टिप मिसाइल की डिमांड के बाद नॉर्थ कोरिया के साथ कई बैठकों का दौर शुरू हो गया है। किम जोंग उन ने रूसी सैन्य प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है। माना जा रहा है कि रूस की सेना ने अपनी जरूरतों का ब्यौरा नॉर्थ कोरिया को दे दिया है। हालांकि अमेरिका मिसाइलों की नई तैनाती को रूस के एक्शन का जवाब बता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कैलिनिनग्राद में रूस की इस्कंदर मिसाइलें तैनात हैं। कैलिनिनग्राद की तैनाती का जवाब यूएस दे रहा है। जर्मनी में टॉम हॉक की तैनाती नाटो की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। लेकिन रूस और अमेरिका की तैयारियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका साल 2026 तक जर्मनी में टॉम हॉक की तैनाती कर रहा है, जबकि रूस परमाणु मिसाइलों और न्यूक्लियर टिप मिसाइलों की तैनाती कुछ ही महीनों में करने वाला है।
अमेरिका इतनी लंबी प्लानिंग क्यों कर रहा है, इसका संकेत नाटो महासचिव के बयान से मिल रहा है। नाटो महासचिव स्टोलेनबर्ग ने कहा है, यूक्रेन रूस का युद्ध 1 दशक तक चल सकता है। नाटो को 10 साल लंबे युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। नाटो देशों को रक्षा पर खर्च बढ़ाने की जरूरत है। नाटो महासचिव ने आपसी मतभेदों को लेकर भी चेतावनी दी। अक्टूबर में नाटो महासचिव का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उन्होंने नाटो में फूट का अंदेशा जताया है। इसकी वजह पिछले दिनों सामने आई थी। स्लोवाकिया यूक्रेन को युद्ध में मदद करने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद हंगरी ने भी युद्ध में मदद देने को गलत ठहराया था। दोनों देश नाटो के मत से अलग शांति समझौते को महत्व दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में भी अब फूट नजर आ रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट में पोलैंड ने अध्यक्ष के फैसलों को गलत ठहराया है। यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को नए 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, लेकिन मतभेद के बीच आने वाले वक्त बेहद मुश्किल भरा रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस को ब्लैक सी में घेरने की तैयारी में है। इसके लिए जेलेंस्की ने एक नया प्लान तैयार किया है। यह प्लान कामयाब हुआ तो काला सागर में नेटो की एंट्री हो जाएगी। यूक्रेन के इस कदम से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हैं। उन्होंने यूक्रेन मुक्त ब्लैक सी मिशन शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के समुद्री इलाकों पर भीषण हमले कर रहा है। इन हालात में नेटो देश ब्लैक सी में उतरे तो यकीनन 21वीं सदी का सबसे भीषण युद्ध होना तय है। समंदर में युद्ध का निमंत्रण भेजा जा चुका है। ब्लू जोन से वर्ल्ड वॉर की चिंगारी कभी भी उठ सकती है। ब्लैक सी विश्व युद्ध का नया गेटवे बनने वाला है। ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं। इसके मूल में मौजूद है जेलेंस्की का एक कदम, जिसने खारे पानी में जंग की पिक्चर साफ कर दी है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने नई समुद्री सुरक्षा रणनीति तैयार की है, जिसके कामयाब होने का मतलब है नाटो देश और पुतिन की नेवल फोर्स की फेस टू फेस वॉर। दरअसल यूक्रेन ने अपनी नई समुद्री सुरक्षा रणनीति बनाई है। इसका एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया है। डॉक्यूमेंट में 1991 के वक्त तय समुद्री सीमाओं का पालन करने की मांग की गई है। समंदर में यूक्रेन ने रूस के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को खत्म करने का ऐलान किया। इस डॉक्यूमेंट को जारी करने के साथ ही जेलेंस्की ने ब्लैक सी और अजोव सी में यूक्रेन पर हमले की आलोचना की। इसे रूस के खास प्लान का हिस्सा करार दिया है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने समुद्री मार्गों और सीमाओं को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी बताया है। समुद्री मार्ग और सीमा सुरक्षा हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है।
यूक्रेन की समुद्री सुरक्षा रणनीति इस पर काम करेगी। सवाल है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का फोकस अचानक समंदर पर शिफ्ट क्यों हो गया है? आखिर इसके पीछे उनका प्लान क्या है? इसे समझने के लिए आपको ब्लैक सी को समझना बेहद जरूरी है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन अस्तित्व में आया। मैप में लाल रंग वाले हिस्से पर उस वक्त यूक्रेन का कब्जा था। इसके साथ ही इससे लगती समुद्री सीमाएं भी यूक्रेन के पास थी। गाढ़े नीले रंग से मौजूद ये वो हिस्सा है जिसे यूक्रेन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता था। 2014 के बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और इसके बाद यूक्रेन की समुद्री सीमाओं से जुड़े शहरों को हथियाना शुरू कर दिया, जिसके बाद समंदर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी रूसी नौसेना के कब्जे में आ गया और ब्लैक सी से यूक्रेन का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया। अब ज़ेलेंस्की नई समुद्री सुरक्षा रणनीति के बूते इस हिस्से पर वापस कब्जा चाहते हैं। समंदर में अपनी स्थिति मजबूत करने के मकसद से यूक्रेन ने नाटो देशों से भी सहयोग की उम्मीद जताई है। नाटो देशों की नौसेनाओं को ब्लैक सी में युद्धाभ्यास का निमंत्रण देकर रूसी राष्ट्रपति को ललकारा है। ज़ेलेंस्की के आह्वान से पुतिन आग बबूला है। क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन को चेतावनी जारी की गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि काला सागर में नाटो सेनाओं का आना रूस के लिए खतरा है। नाटो के कदम ब्लैक सी में पड़े तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मॉस्को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेगा। धमकी से बेखौफ यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी नेवी पर हमले शुरू कर दिए हैं। बीती रात भी उसने रूसी नेवी पर अटैक किया। ये उसी का वीडियो है। इस वीडियो में यूक्रेन का वाटर ड्रोन तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। सामने से उस पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। गोलियों की बौछार से बचते हुए ये ड्रोन सीधा अपने टारगेट पर हिट करता है। दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन के हमले में एक रूसी कमांड सेंटर तबाह हो गया। रूसी राष्ट्रपति को डर है कि यूक्रेनी हमलों के बीच नाटो सेनाएं ब्लैक सी के जल क्षेत्र में आई तो रूस के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यूक्रेन रूस के लिए खतरा बने, इससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन मुक्त ब्लैक सी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ब्लैक सी में रूस यूक्रेन से जुड़ी हर चीज को अब नष्ट करेगा। रूस के प्राइमरी टारगेट पर यूक्रेन के वाटर ड्रोन और उसकी लॉन्चिंग साइट्स हैं। ये वीडियो ब्लैक सी का, जहां रूस ने यूक्रेन के वाटर ड्रोन को तबाह कर दिया। दावा है कि रूस ने एक ही रात में यूक्रेन के 10 वाटर ड्रोन तबाह किए। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें यूक्रेन के ड्रोन समंदर में धू-धू कर जलते नजर आ रहे हैं। समंदर के साथ ही रूस ने ब्लैक सी से लगे यूक्रेनी इलाकों पर भी बमबारी शुरू कर दी। उर्गन रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर रूस ने समंदर के पास यूक्रेन वेयर हाउस को तबाह कर दिया। यहां यूक्रेन के वाटर ड्रोन रखे गए थे। ये ओरोजाइन का वीडियो है जो मारियोपोल पोर्ट से 80 किलोमीटर दूर है। यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने आसमान से बमबारी की। ये यूक्रेन के बाखमुत के पास मौजूद एक कस्बे का वीडियो है जहां रूस ने ड्रोन से बम बरसाकर घरों में छिपे 16 यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया। खेरसोन में रूस ने बड़ा हमला किया। रूस के ओडेसा पोर्ट के पास 3 गांवों पर भी कब्जा कर लिया गया है। दरअसल रूस की कोशिश अब हर उस हिस्से को काटने की है जहां से यूक्रेन समंदर तक हथियार पहुंचा सकता है। जिसका मकसद है ज़ेलेंस्की की समुद्री सुरक्षा रणनीति को विफल करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और अब बात उसे धोखे की, उस छल की जो ज़ेलेंस्की, उनके देश और उनकी सेना के साथ हो रहा है। आज से नहीं बल्कि साल भर से यूक्रेन के साथ ये धोखा कोई और नहीं बल्कि वही देश कर रहे हैं जो खुद को यूक्रेन का साथी और मददगार बता रहे हैं, यानी नेटो देश। नेटो सवाल यही है कि आखिर कैसे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और आप भी समझिए। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें आई, वो खबरें जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग है। पहली खबर है कि फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का ऐलान किया है। दूसरी खबर ये कि समय पर F-16 फाइटर जेट नहीं मिलने पर ज़ेलेंस्की नाटो से नाखुश हो गए हैं। ये दोनों खबरें चौंकाने वाली क्यों हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, फ्रांस सरकार ने कहा है कि वो अपनी सेना में एक यूक्रेन के नाम से ब्रिगेड बनाएगा। इसमें फ्रांस के सैनिक और सैन्य अफसर होंगे। इस ब्रिगेड को यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने भेजा जाएगा। मतलब ये कि एक नाटो देश यूक्रेन में अपनी सेना भेजने जा रहा है। दूसरी खबर ज़ेलेंस्की का एक बयान है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने गर्मी में यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का वादा किया था, लेकिन ये विमान यूक्रेन को अब तक नहीं मिले। और इस तरह ज़ेलेंस्की उन नाटो देशों पर भड़क गए जिन्होंने समय पर यूक्रेन को F-16 नहीं दिए। अमेरिका, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड, ये वो 5 देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को 60 F-16 लड़ाकू विमान देने का वादा किया था। अगर ये विमान यूक्रेन को मिल जाए तो जंग में उसकी वापसी हो सकती है, लेकिन ये विमान है कि डिलीवर होने का नाम ही नहीं ले रहे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि असल में नाटो देश न सिर्फ लेट लतीफी कर रहे हैं बल्कि यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस, कोई भी नाटो देश यूक्रेन को जरूरी हथियार समय पर नहीं दे रहा है। नाटो का यही वो छल है जिसकी वजह से यूक्रेन रूसी बारूद से बर्बाद होता जा रहा है। जिस फ्रांस ने यूक्रेनी ब्रिगेड बनाने की घोषणा की है, उसी ने 6 महीने पहले ही घोषणा की थी कि वो यूक्रेन में अपनी सेना भेजेगा, लेकिन बाद में उसने अपने कदम वापस खींच ली। फ्रांस की सेना अब तक यूक्रेन नहीं पहुंची। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि फ्रांस का नया वादा भी वादा ही रह जाए। ब्रिटेन में सत्ता बदली, सुनक की जगह कीर स्टारमर ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बने। 10 जुलाई को वॉशिंगटन में नाटो समिट के दौरान स्टारमर और ज़ेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान स्टारमर ने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेनी फोर्स ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के अंदर कहीं भी हमले कर सकता है, उसे पूरी तरह से छूट है। स्टारमर ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की छूट दी। कैमरे के सामने आकर कहा कि ब्रिटेन में सत्ता भले ही बदल दी गई है, लेकिन यूक्रेन के लिए नीति नहीं बदलेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। बाद में स्टारमर अपने बयान से मुकर गए और इस तरह एक बार फिर से यूक्रेन के साथ छल हो गया।
इसी तरह अमेरिका ने भी यूक्रेन को समय पर हथियार नहीं दिए, चाहे वो अब्राम्स हो, पैट्रियट हो या फिर ATMS मिसाइल। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार तो दिए, लेकिन समय पर नहीं, खासकर तब जब इसकी जरूरत थी। इसी बात से जेलेंस्की और उनकी सेना आहत है। ब्रिटिश संसद में जेलेंस्की का भाषण होने जा रहा है। इस मौके पर वो हथियारों की डिलीवरी में देरी का मसला उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दशा और दिशा बदलने की ओर आगे बढ़ रही है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर सवाल तेज हो रहे हैं और अब वो कोरोना पॉजिटिव भी हैं। बाइडेन के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ट्रंप की जीत पक्की हो चुकी है? अमेरिका के मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के मंच पर WWF के पूर्व फाइटर हल्क होगन ने ठीक उसी अंदाज में अपनी टी-शर्ट को चीरकर ट्रंप मेनिया का ऐलान कर दिया, जैसा वो रिंग में करते रहे। सामने बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने तालियां बजाई और हल्क होगन की ये तस्वीर अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दे रही है कि अमेरिका में ट्रंप की लहर चल पड़ी। अठारह जुलाई को मिलवॉकी के मंच से ट्रंप ने गर्व और गौरव के साथ रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को स्वीकार करने की घोषणा कर दी। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही स्टेडियम शोर, तालियों और ट्रंप के नारों से गूंज उठा। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप की उम्मीदवारी तय हो चुकी है। ट्रंप को गोली लगने के बाद से अमेरिका में उनके लिए सहानुभूति बढ़ी है और लोग उनकी रैलियों में भी अपने दाएं कान पर बैंडेज लगाकर पहुंच रहे हैं। ट्रंप की लहर का यह बैंडेज प्रतीक चिन्ह बन चुकी है। ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और सर्वे भी इशारा कर रहे हैं कि जीत ट्रंप की ही हो। खबर यह है कि ट्रंप को गोली लगने के बाद से बड़े पैमाने पर डेमोक्रेटिक पार्टी के परंपरागत वोटर भी पाला बदलकर रिपब्लिकन पार्टी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी की चिंता बढ़ गई है। बाइडेन ट्रंप के सामने बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं और उन पर पद की रेस से बाहर होने का दबाव है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चाहते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति पद की दावेदारी छोड़ दे। कुछ ही दिन में बाइडेन रेस से बाहर होने का ऐलान कर सकते हैं। बाइडेन ने एक सर्वे कराने का आदेश दिया है। सर्वे में जनता से यह पूछा जाएगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस की जीत की कितनी उम्मीद है। अब तक की हलचल से यह माना जा रहा है कि अगर सर्वे कमला हैरिस के पक्ष में आया तो वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन कयास मिशेल ओबामा के नाम पर भी लगाया जा रहा है। बराक ओबामा भी बाइडेन से 2 बार मिल चुके हैं और इसीलिए मिशेल ओबामा को भी डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप लहर के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी फिलहाल संकट में नजर आ रही है। अब यूक्रेन भी ये मानने लगा है कि इस चुनाव में जीत ट्रंप की ही होगी। यूक्रेन मीडिया की रिपोर्ट है कि जेलेंस्की बहुत जल्द ट्रंप से फोन पर औपचारिक बातचीत करने वाले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप के साथ काम करना कठिन होगा, लेकिन यूक्रेन के लोग कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। ट्रंप जेलेंस्की को सौदागर कह चुके हैं क्योंकि जेलेंस्की अब तक अमेरिका से हजारों करोड़ डॉलर की मदद ले चुके हैं। ट्रंप का रुख यूक्रेन को ज्यादा मदद देने के खिलाफ है। अगर ट्रंप जीते तो रूस यूक्रेन का समझौता तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।